अभी हम बात करेंगे डायमंड के स्ट्रक्चर की, कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो डायमंड का मुझे पता है, अभी अर्लियर उसमें हमने डिस्कस किया कि वन एटम इज एट द 000 एंड अनदर एटम इज एट द 0.25 0.25 बॉडी डायगोनल में पे बैठा हुआ है। अब ये मेरे पास एक वैल्यू, ये एफडीएफ का एक सैंपल है इसका, कि लैटिस कांस्टेंट आ रहा है 3.56, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है, ठीक है। बट वी आर डूइंग सब सर्टेन टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। सो वो जो अप्रोक्सीमेशंस हैं उसमें हम क्या करेंगे कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं हमारे पास आएगी जब भी हम ये थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंप्यूटर पर सिमुलेशन करेंगे, इसके आसपास कोई वैल्यू आएगी। सो हम एक काम करते हैं, एक रफ जैसा एस्टिमेट लेते हैं। सो लेट अस स्टार्टेड विद द 3.0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 3.0 से लेके हम ऐसा करते हैं 15 एंगस्ट्रॉम तक की सिमुलेशन को चला देते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे? सो ये हमारे पास वो स्क्रिप्ट है, दिस इज द स्क्रिप्ट, वही स्क्रिप्ट है। सो जो एफडीएफ डाटा था मेरे पास, उसकी जगह मेरे पास diamond.fdf फाइल बन रही है। अगर हम देखें इसको, तो मैंने बोला कि लेट अस स्टार्ट विद द 3.0 से स्टार्ट करते हैं, इन ए स्टेप ऑफ 0.5 के स्टेप्स में हम करने की कोशिश करते हैं, एंड लेट अस मूव अप टू 15 एंगस्ट्रॉम, 15 और या 15.0 तक चलेंगे। एफडीएफ डाटा की बजाय मैं फाइल का नाम रख रहा हूं diamond.fdf, diamond.fdf ये आ जाएगा। और h2 की जगह भी मैं डायमंड लिख देता हूं, और यहां पे भी चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंगली। डायमंड DIMND, स्पेलिंग एक जैसी रखनी है, वो गड़बड़ ना हो जाए। एंड आई एम रनिंग द सिमुलेशन इन पैरेलल मोड। MPI रन, आपके सिस्टम पे पैरेलल नहीं है इंस्टॉल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। NP नंबर ऑफ प्रोसेसर्स 8 का लेट मी यूज 12 एंड CA*_PAR, बिकॉज पैरेलल के लिए मेरे पास ये कमांड है, आपके पास नहीं होगी ये, तो डोंट वरी। और energy.dat ये फाइल बन जाएगी, star.out ये रीड करेगा। तो ये मेरे पास जो थी एक स्क्रिप्ट जो थी वो बन गई, ठीक है। एंड देन आई सेव्ड इट, देन अगेन गो बैक टू द डायमंड। सॉरी, सबसे पहले मैं फिर से एक बार स्क्रिप्ट को, यहाँ पे LATT मैंने रखा हुआ है वेरिएबल, ठीक है। एक लेटर है जो कहीं पे भी एफडीएफ में नहीं है, तो मुझे इसी नाम का वहां पे नाम को प्लेस करना है। और मुझे क्या चेंज करना था? आई हैव टू चेंज द लेटिस कांस्टेंट। जस्ट अ मिनट, इट्स ऑलरेडी ओपन्ड, आई थिंक सो। No, it's not opened. Edit anyway. तो ये जो 3.56 था, यहां पे मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा लैटिस कांस्टेंट की जगह। नाउ व्हाट विल हैपन? अब देखो, लैटिस कांस्टेंट किया और कोऑर्डिनेट्स फ्रैक्शनल थे, तो अपने आप एटम्स जो थे एक दूसरे से दूर जाते जाए। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते तो वो एटम्स जहां थे वहीं रहने थे, ठीक है। सो अब मैं इसको रन करूंगा सिमुलेशन को। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसी को, बिकॉज ये टर्मिनल में ऑलरेडी फाइल ओपन थी। let me vi diamond.fdf, ओ चेंज नहीं हुआ ये, इसको मुझे LATT करना है। जो फर्स्ट स्क्रिप्ट थी मैं उसी स्क्रिप्ट का यूज लगा करने। ये देखिए
it's there, and then ls, so ./evslat.sh ये स्क्रिप्ट मेरे पास चल पड़ेगी।
चलेगी। सो स्लोली एंड स्टेडीली व्हाट इज गोइंग ऑन कि एनर्जी की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, और वो वैल्यूज़ जब आ रही, ये यहाँ देखिए, यहाँ भी ये एनर्जी आ रही है, आपने ना इस वैल्यू पे नज़र रखनी है। ये जो डी डी मैक्स है, डेंसिटी मैट्रिक्स का डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी मैट्रिक्स, ये धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कर देता है। और ये जो नया सिएस्टा है, इसमें यहाँ पे स्पिन भी आ रही है साथ में, ये स्पिन इज आल्सो कमिंग, ये स्पिन वेक्टर है, स्पिन मोमेंट यहाँ पे साथ के साथ कैलकुलेट हो रही है, स्पिन को भी ये कन्वर्ज करता है। तो हमने यहाँ पे नज़र रखनी है। देखो पहले ये थी वैल्यू, ये और कम, ये स्लोली एंड स्टेडीली ये जीरो की ओर स्विच करना शुरू कर देती है वैल्यू। तो इस पे नज़र रखनी है। अगर ये बड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा, तो आपको ये इट मीन्स आपकी सिमुलेशन कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो आपको पैरामीटर्स के साथ प्ले करना पड़ेगा, चेंज करने पड़ सकते हैं पैरामीटर्स। जैसे मैंने कल बात बताई थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर है कि या कोई और पैरामीटर्स थे, आपको वो धीरे धीरे चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके वो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जब हम स्ट्रक्चर को रिलैक्स करते हैं, जैसे मान लो मैं लैटिस कांस्टेंट को डिटरमिन करना चाह रहा था यहाँ पे, तो जिस फोल्डर में बैठे हैं वहीं पे आपने कैलकुलेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि एक फोल्डर में अलग चला दिया, दूसरे में अलग, क्योंकि ये क्या करता है कि जो पहला स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज हुआ उसी की डेंसिटी मैट्रिक्स की फाइल को लेगा अगले के लिए, ताकि कैलकुलेशन भी फास्ट होती है और एक पिछले डाटा के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन बनी रहती है। अगर आप इसको अलग उसमें करोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखो, ये धीरे धीरे कन्वर्ज कर रहा है। डायमंड, ये हमारे पास डायमंड डॉट एफ टी एफ इज व्हाट वेयर डायमंड, या ये थी फाइल, इसको मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। अबॉर्ट, ओपन, एडिट, क्विट, ये फाइल है। एक मिनट, सीजी स्टेप 0 करने पड़ेंगे इसमें, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था। सीजी स्टेप 0 करिए, इसमें सीजी स्टेप 0 रखने पड़ेंगे, सीजी स्टेप 1000 नहीं करने हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, एटम्स नहीं मूव करने हैं, हमने एटम्स को वहीं पे फिक्स रखना है। तो सीजी स्टेप मेक इट 0, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लैटिस कांस्टेंट देखने, ये देखने, और के पॉइंट्स को भी मैं अभी फिलहाल कम कर देता हूँ। लेट अस मेक इट 7 7 7, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो, ये इस तरह से। और वो यहीं से पुरानी डीएम फाइल को रीड करे, ये देखिए, अटेम्प्टिंग टू रीड डीएम फाइल सक्सीडेड, तो पुरानी डीएम फाइल वो रीड करता है। तो डीएम फाइल को सेव करना ज़रूरी है इसमें, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि एक स्टेप के बाद जब अगला स्टेप चलता है तो कैलकुलेशन फिर फास्ट होगी, अदरवाइज वो हर बार नए सिरे से डेंसिटी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेगा। तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को भी ये यूटिलाइज कर रहा है। सीजी स्टेप 1000 तब लेते हैं, जैसे मान लो आप किसी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करवा रहे हो। अब सरफेस आपने अलग से रिलैक्स कर लिया था, अब मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करवा रहे हो, तो अब मॉलिक्यूल क्या करेगा, मूव करेगा सरफेस के आसपास। तो सबसे पहले आप जो आपका सरफेस है उसकी सारे एटम्स को फ्रीज कर लेना है, वो नहीं मूव करने हैं, उसकी अलग से कमांड होती है। फिर जब हम उसके आसपास मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल जब उसके पास आएगा तो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशंस बदलेगा, बट सरफेस के एटम्स अपनी पोजीशन ही बदलेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपने फिर 1000 स्टेप रखना है, जहां पे आपको पता है कि एटम की पोजीशन फिक्स्ड है। जैसे यहाँ डायमंड का पता है कि एक एटम ओरिजिन पे है, दूसरा बॉडी डायगोनल पे 1/4 पोजीशन पे बैठा हुआ है, तब आपको एटम्स को मूव करवाने की जरूरत नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी सारी के सारी। अडॉप्शन नहीं करवा रहे, कोई भी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो, वहां पे हम सीधे स्टेप 0 रख सकते हैं। 0 रख सकते हैं जब एक बार आपने स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज कर लिया। तो उस टाइम पे ऑप्टिमाइजेशन के टाइम में 0 रखना है। ऑप्टिमाइजेशन में भी ये होता है, जैसे मान लो आपको पता है कि MOS2 का आपको स्ट्रक्चर पता है, MOS2 का आपको स्ट्रक्चर पता है, और आपने उसी यूनिट सेल से मान लो CrS2 का स्ट्रक्चर बनाना है।
अब CrS2 आपको नहीं मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है कि पहले टू डायमेंशनल के लिए ए और बी को ऑप्टिमाइज कर लिया, ठीक है, 0 स्टेप लेके स्क्रिप्ट की हेल्प से। अब आपके पास ए और बी आ गया। ए और बी आने के बाद अब आपने क्या किया, अब दोबारा से जहां पे मिनिमा आया जिस ए और बी की वैल्यू पे, उस पे आपने कैलकुलेशन को 1000 स्टेप पे चलाना है, उसी को दोबारा चलाना है 1000 स्टेप जिस पे मिनिमा आया है, ठीक है। फिर आपने दोबारा क्या करना, अब एटम्स ने अपने आप को उस नए सेल साइज के हिसाब से अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया, पर जरूरी नहीं है कि वो आपको ए और बी ठीक मिले हुए हैं। फिर आपने दोबारा स्क्रिप्ट चलानी है 0 स्टेप पे, मतलब दोबारा ए और बी को, क्योंकि अब एटम्स ने अपने आप को चेंज किया ना, कुछ यहां गए कुछ यहां गए, दे रीअरेंज देमसेल्व्स बॉक्स के अंदर। अब आपने दोबारा ए और बी को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब मिनिमा ढूंढना है 0 स्टेप पे। एक मिनट, अब सेकंड में भी करना है। पहले फर्स्ट स्टेप में मिनिमा ढूंढ लिया, उसके बाद 1000 नहीं 0 स्टेप पे मिनिमा ढूंढा, ठीक है। उसके बाद आपने एटम्स को डाल दिया, मतलब उसके बाद आपने 1000 स्टेप पे मिनिमा पे कैलकुलेशन चलाई। अब एटम ने अपने आप को रीअरेंज किया। मैं बता रहा हूँ नए स्ट्रक्चर के लिए कैसे प्रोसीड करना है आपने। फिर आपने दोबारा से ए और बी को मिनिमाइज करना है, मिनिमा ढूंढना है 0 स्टेप पे, और उसके बाद दोबारा से आपने 1000 स्टेप पे दोबारा चलानी है उस मिनिमा पे जो नया मिनिमा आया। कब तक चलाना है, जब तक वो 1000 स्टेप पे सिमुलेशन चलाती बार आपका 0 स्टेप पे अपने आप ऑप्टिमाइज ना हो जाए। जब तक अपने आप ऑप्टिमाइज हो कि 0 स्टेप पे वो ना आ जाए, इट मींस नाउ यू हैव ऑब्टेन्ड द ग्लोबल मिनिमा फॉर योर न्यू स्ट्रक्चर। फिर आप उसके फोनोन कर सकते हो, अदरवाइज फोनोन कभी पॉजिटिव नहीं आने। लोग बोलेंगे नया स्ट्रक्चर आप कैसे बोल रहे हो कि ऑथेंटिक है, बिकॉज पीपल रिक्वायर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का पता तभी चलेगा जब आपका फोनोन्स पॉजिटिव आए, वो तभी आएंगे जब आपका 0 स्टेप पे वो अपने आप ऑप्टिमाइज हो रहा हो। स्टार्टिंग में सीधी स्टेप 0 रखा, हमने ऑप्टिमाइज किया। मैं बोर्ड पे बताता हूँ, मैं रीड करके। हाँ पहले 0 पे, जैसे मान लो ए और सी में तो जो सी था इसमें तो वैक्यूम था, ठीक है। तो मान लो 3.10 से हम चले, 3.10 से चले एंड स्मॉल स्टेप्स में 5.20 तक सपोज करें। मिनिमम आपका कहाँ आया, 3.25 पे आ गया सपोज करें, ठीक है। यहाँ पे सीजी स्टेप कितने थे, 0। अब मैंने 3.25 लिए जहां पे मिनिमा आया था आपके पास, आई हैव चोजन दैट, और यहाँ पे सीजी स्टेप कितने किए, 1000 आ गया। अब मैंने, अब देखो यहाँ पे एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज किया, कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए, जो इन डायमेंशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको मिनिमम पोजीशन लग रही थी वो इसने अटेन कर ली। अब मैंने दोबारा क्या किया, 3.25 के आसपास, ये अब था तो यही मेरे पास लैटिस कांस्टेंट आया हुआ, और यहाँ पे एटम्स ने रीअरेंज कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके आसपास दोबारा से कैलकुलेशन रन की, आसपास की मैंने, जैसे 3.20 से चलाया मैंने और 3.35 तक एक्सपोज करो। यहाँ पे फिर मिनिमम आया तो थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, हो सकता है 3.27 पे जाके शिफ्ट कर जाए। अब मैंने इसको लिया, यहाँ पे सीजी स्टेप क्या थे, 0। यहाँ पे सीजी स्टेप कितने थे, 1000 पे नहीं चलेगा, हो सकता है यहाँ पे उसके 50 सीजी स्टेप चले। अब यहाँ पे क्या होगा, सीजी स्टेप जो है 15 चलेगी, ठीक है। मींस अब हम ज्यादा क्लोजर आने लगे। देन इसी तरह से आई कीप ऑन डूइंग, कब तक, जब तक सीजी स्टेप अपने आप 0 ना आ जाए, ठीक है। जैसे हमने MOS2 किया, CrS2 की लेयर्स करी, या इनके रिबन्स जो हमने किए जब, तो हमने ये कम से कम ये प्रोसीजर जो था 10 से 15 बार रिपीट किया, तब जाके वो मिनिमा आया।
तब एक बार जब मिनिमा आ जाता है फिर वो चीजें फिक्स हो जाती है, फिर वो फिक्स हो गई, फिर वो 0 स्टेप पे आप कैलकुलेशंस करो। बैंड स्ट्रक्चर के लिए भी, इवन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए जब कैलकुलेशन की जाती है तो तब भी सीजी स्टेप 0 ही रखे जाते हैं, वो आपने चेंज नहीं करने हैं ऑप्टिकल कैलकुलेशंस जब करते हैं। बाद में हर जगह सीधी स्टेप 0 है, आगे कोई भी कैलकुलेशन। अब देखो ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 थोड़ा सा चला है, इसके बाद ये कन्वर्जेंस नहीं हो रही है। एक मिनट, तो मैं जरा देखता हूँ ग्रैप करके एनर्जी कितनी आई। एनर्जी टोटल इक्वल टू स्टार डॉट आउट, ये देखो ये एनर्जी आ गई। इसको मैं आउट फाइल में लिखवा, इसमें ओपन कर लेता हूँ, जी एडिट एनर्जी डॉट डैट, इट्स नॉट देयर, ओ राइट नहीं करवाया मैंने, टी एनर्जी डॉट डैट, क्या हो रहा है, इट्स गोइंग ऑन, राइट की कमांड नहीं देना, ओह ग्रैप पाना था, या टी एनर्जी डॉट डैट ये आएगा, या जी एडिट एनर्जी डॉट डैट ये आ गया। कंट्रोल एच डायमंड डॉट रिप्लेस ऑल, देन 0 रिप्लेस ऑल एंड देन टोटल रिप्लेस ऑल, ये मेरे पास एनर्जी आ गई। सेव एंड देन एक्सएम ग्रेस एनर्जी डॉट डैट, ये देखिए ये मिनिमा आ गया। अब इसमें क्या होता है, अभी मैंने बड़ी रफ जैसी कैलकुलेशन चलाई थी, इट्स तो ये मिनिमा कहाँ आ रहा है, मिनिमा आ रहा है ये 3.5 पे, 3.5 पे मिनिमा आ रहा था। तो पहली कैलकुलेशन 3 पे चली, दूसरी 3.5 पे चली, तीसरी 4.0 पे, 4.5 पे एंड सो ऑन, और मिनिमा मेरा इस पॉइंट पे आ रहा था। इट इज लाइक दिस। तो क्या होगा, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता है तो ये एनर्जी का ग्राफ ऐसे ही वैल्यू को कन्वर्ज कर जाता है। अभी उतना कन्वर्ज नहीं किया, इट कन्वर्जेस टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब हायर वैल्यूज पे क्या होगा, मींस इट विल ग्रो लाइक दिस, इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। इट मींस अब ये क्या बन गया, ये आइसोलेटेड एटम हो गए कार्बन के। पहले ये क्या था, बल्क की तरह बिहेव कर रहा था, अभी आइसोलेटेड एटम की तरह। अगर मैं इन दो वैल्यूज का डिफरेंस लेके चलूं तो ये मुझे क्या दे देता है, कोहेसिव एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हो। ये वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा एक और तरीका, वो मैं कल बात करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पता चल रहा है कि किस तरह से एक डायमंड का स्ट्रक्चर तो इसके आसपास आएगा। बल्कि मैं और फाइन ट्यून करना चाहूं तो अब देखो 3.0 से चलाया था, 3.5 पे मिनिमा आया, तो मैं बेटर है 3.2 से चलूं और 3.6 तक चलूं या 3.7 तक चलूं। इन स्टेप ऑफ 0.01 अगर मैं ये कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे पास 20 स्टेप्स होंगे यहाँ पे, और वो इमीडिएटली मुझे क्या मिल जाएगा, और बेटर मिनिमा मिल जाएगा, स्मूथ मिल जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब मैंने कंप्यूटेशनल कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ानी, पहले मैं लार्ज स्टेप्स में स्क्रिप्ट को चला रहा हूं, फिर मैं स्मॉल स्टेप्स में, जैसे मेरे को एक मिनिमा मिल गया उसके आसपास में स्मॉल स्टेप्स में फिर वो मिनिमा ढूंढने की कोशिश करूंगा। और फोनोन कैलकुलेशंस के लिए डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आपको जाना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से मुझे एक एस्टिमेट लग रहा है लैटिस कांस्टेंट का, कोहेसिव एनर्जी का, और यहीं से फिर बैंड स्ट्रक्चर करना है। जिस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है, जिस पॉइंट पे मेरे पास मिनिमा आता है, उस पे हम फिर बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं। तो बैंड स्ट्रक्चर के बारे में हम कल बात करेंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।